बोला अभी तो मेरी वाली तो वहाँ शिमला गई है टेस्ट करने, शिमला से शिमला से टेस्ट हो गया ही पहले। चलिए, बोला अभी तो मेरी वाली तो वहाँ शिमला गई है टेस्ट करने, शिमला से टेस्ट हो गया ही पहले। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। आगे देखो, चलिए इधर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए, विस्कोसिटी तक के सवाल करा दिए थे किसी को? नाइट्रेट देखो इधर, हाँ भाई देखो इधर, नाइट्रेट में ऐसे था, ये नाइट्रेट होता है। देखो इधर, अरे बात नहीं लड़के, ये नाइट्रेट है, ये क्या है? नाइट्रेट। क्या ये? नाइट्रेट। यहां पर भी एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है, इसलिए उनको स्टेबलाइज करने के लिए क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नाइट्रेट है, किसी को लिखना हो तो लिख लेना, बाकी एग्जांपल मैंने करा दिया था। हाँ चलिए देखिए आगे, आगे देखो बच्चों, ये नाइट्रेट का केस है, कोई लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं, है ना? ये नाइट्रेट वाला था। हाँ भाई देखेंगे आदर, भारी में आ जाएंगे क्या? बैठो फटाफट बैठो जल्दी। अब देखो बहुत हो गया, बहुत हो गया, दांतों को खिलखिलाना करिए बंद, क्योंकि आप क्लोजअप देखिए आगे देखिए। इसी धरती से आए हो ना कि अदर प्लेनेट से आए हो? देखो इधर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब सवालों पर, विस्कोसिटी तक के सवाल कर चुके हैं। आगे आइए सवालों पर, एक सवाल लिखेंगे, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसको क्या 4 दिन तक रखे रखूंगा? मिटा दिए। राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन फॉलोइंग। देखिए बेटा सवालों पर आते हैं यहां पर, और पहला सवाल सब लोग ढंग से समझेंगे। देखो बॉइलिंग पॉइंट का एक ऐसा सवाल है, वो सब जगह कॉमन ही चलता है, ठीक है ना? तो हम लोग सवाल पढ़ते पहले। पहला सवाल मैं लिखता हूं यहां पर एक बात मैं पहले ही बता देता हूं, सबसे पहले ही बता देता हूं चलो, कि बच्चों पहले यह चेक करना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग। क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और एक्सटेंट किससे देखना सिखाया था बेटा आपको? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे सिखाया था? हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड ज्यादा होगा तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है? यदि बचा यहां पर मैं बोल दूं इफ एच बॉन्डिंग एब्सेंट, क्या बोल दूं बेटा मैं? एच बॉन्डिंग एब्सेंट है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है तो ये ध्यान रखेंगे आप कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा फिर वो आपके वैन डर वाल्स फोर्स से चेक किया जाएगा। किससे चेक किया जाएगा? वैन डर वाल्स फोर्स। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट फिर हम लोग चेक करेंगे वैन डर वाल्स फोर्स से, वैन डर वाल्स फोर्स। और वैन डर वाल्स फोर्स जो है हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, ये जो वैन डर वाल्स फोर्स है जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन पहले क्या चेक करना है? पहले क्या चेक करना है? आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या चेक करना है पहले? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात क्लियर है? अब बच्चों यहां पर मैं एक बात बोल देता हूं कि वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो यहां पर बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है। सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, सरफेस एरिया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, याद करो एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है। अब तीनों का मॉलिक्यूलर वेट तो क्या है? सेम, क्योंकि तीनों के तीनों आइसोमर है और आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट का होता है, सेम होता है। तो अब उनका बॉइलिंग पॉइंट निकाले तो फिर हम लोग देखेंगे ब्रांचिंग से। किसे देखेंगे? नियोपेंटेन में ब्रांचिंग ज्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा? वीक। क्लियर बात? और वैन डर वाल्स वीक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये बात क्लियर है क्या? हमको इसी पैटर्न पर चलना है, ठीक है ना? अब हम लोग सवाल लेके आते हैं, ढंग से समझेंगे। पहला सवाल मैं यहां पर लिखता हूं। पहला सवाल
मैंने लिखा H2O, मैंने लिखा HF और मैंने लिखा NH3। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले क्या देखोगे बेटा? एक्सटेंट। क्या देखेंगे? एक्सटेंट देखेंगे, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। अब एक्सटेंट में सब क्या देखा जाता है? नंबर। H2O कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। HF अमोनिया 2, कितने बनाता है? 2। तो यहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा है? H2O। ठीक है। अब बचे दोनों, दोनों में दो दो ही बना रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें? HF में। डेल्टा EN से बताया था, तो ज्यादा कौन हो जाएगा? HF। मैं यहां पर बोल देता हूं ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ extent of H bonding, extent of H bonding and strength of H bonding। ये जो ऑर्डर है ऊपर वाला दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से है, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग। ये बात क्लियर है बेटा? लेकिन पहले तो मुझे यही देखना है कि कौन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये बता देगा कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतना मॉलिक्यूल में एसोसिएशन ज्यादा होगा, उतना मॉलिक्यूल में एसोसिएशन ज्यादा होगा। जितना मॉलिक्यूल में एसोसिएशन ज्यादा होगा, वांट ऑफ फैक्टर भी ज्यादा होगा। आ रहा है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हो? वांट ऑफ फैक्टर भी ज्यादा होगा, और जितना आई ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। बात क्लियर है क्या? समझ में आई सबको बात? सेकंड सवाल पर मैं लेके आ रहा हूं। मैंने लिखा H2O, मैंने लिखा ROH और मैंने लिखा ROR-। बताइए कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है? H2O में। उससे कम? और ईथर में तो है ही नहीं। ईथर में अपने दूसरे ईथर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑर्डर चलेगा क्या? कोई कंफ्यूजन? पक्की बात है क्या? तीसरा सवाल मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं। मैंने लिखा HF, मैंने लिखा HCl, मैंने लिखा बेटा HBr और मैंने लिखा HI। एक बात ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। किस पर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स। HF और एक HF, दो HF मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रही है? HCl HCl, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो क्या देखेंगे? वान डेर वाल फोर्स। इधर HCl डाइपोल, इधर भी डाइपोल, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को कीसम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? कीसम फोर्स। सबको क्लियर है क्या? चलिए, तो बेटा यहां पर आप लोग एक बात मेरे को बोलेंगे, यहां पर ढंग से समझेंगे। यहां पर बेटा HF में क्या हो रहा है? H बॉन्ड है। क्या है यहां पर? H बॉन्ड है ना, यहां पर H बॉन्डिंग है। और यहां पर अपन बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डेर वाल फोर्स हायर, यानी कि यहां पर बोल सकते हैं कि वान डेर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो मुझे एक बात समझेंगे आप सब लोग कि यहां पर HF का तो होता है ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और इन तीनों में क्या चलेगा? और ओवरऑल ऑर्डर जब आप लोग लिखेंगे तो सबसे ज्यादा आएगा HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सबसे पहले, और इन तीनों में फिर HBr और फिर HCl। ये कहानी सबको क्लियर है क्या? अगला सवाल मैं यहां पर लिखता हूं, 4th नंबर सवाल। मैंने लिखा बेटा H2O, जो नीट 2022 का सवाल है असर्शन रीजन में, इस साल सवाल आया था असर्शन रीजन में। H2O, H2S, H2SE, H2TE, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट का। H2O, H2S, H2SE और H2TE। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर दिया हुआ था, और फिर आपके रीजन में बोला गया था, तो पूछा गया था असर्शन और रीजन दोनों आपके फॉल्स थे। उसमें ये बोला गया था कि असर्शन रीजन में कि ऑर्डर ये आता है सबका इंक्रीजिंग, गलत हो गया। फिर ये भी बोला गया था कि ये रीजन ये था कि वहां पर बोला गया था कि ऑन इंक्रीजिंग मोलर मास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। मोलर मास के बढ़ने से बढ़ता तो है, लेकिन H2O में थोड़ी होता है। H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है। दोनों ही गलत थे, असर्शन फॉल्स और रीजन भी फॉल्स। इसी साल का सवाल है, नीट 2022 में आया हुआ है। क्लियर बात?
तो यहां पर अपन क्या बात करेंगे, देखेंगे ढंग से, ठीक है। यहां पर बेटा देखेंगे हम लोग, यहां पर ये क्या है, एच बॉन्ड है, यहां पर क्या है, यहां पर एच बॉन्डिंग, क्या है यहां पर एच बॉन्डिंग, और यहां पर भी क्या है बेटा, एच बॉन्ड, सॉरी वैन डर वाल फोर्स, और वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर बात। ऑर्डर चलेगा कुछ इस तरीके से, और यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप जब लिखोगे तो आप लोग लिखोगे H2O H2TE, फिर लिखोगे H2SE और फिर लिखोगे H2S। ये ऑर्डर आता है, समझ में आ रही बात। असर्शन में पूछा गया था, असर्शन में सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रखा था, और रीजन बोला गया था कि मोलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इन दीज हाइड्राइड्स, इन दीज हाइड्राइड बढ़ता तो है, लेकिन दीज हाइड्राइड्स में H2O भी तो आता है, तो H2 में थोड़ी बढ़ता है, H2 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बढ़ता है। क्लियर बात। अगला सवाल, यानी ये 2022 का सवाल है। अगला सवाल, पांचवा सवाल, मैं लिखता हूं NH3, मैं लिखता हूं ASH3, सॉरी PS3, मैं लिखता हूं ASH3, और मैं लिखता हूं SbH3। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन। चलिए अब मुझे बताइए, HF से H2 और H2O से अमोनिया, HF से H2O और H2O से अमोनिया, अमोनिया तक आते आते हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक पड़ जाती है क्या? बोले हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या पड़ जाएगी? वीक। मैं यहां पर बोलूंगा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोलूंगा यहां पर? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन दोनों, इनमें आपके वही वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो ओवरऑल ऑर्डर यही चलेगा, लेकिन यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में जब बात आएगी, जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पड़ती गई वीक और आपके मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता गया, तो सबसे हाईएस्ट वाला जो है, सबसे हाईएस्ट वाला वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वीक पड़ने से ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रही बात। जैसे HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग थी, तो जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला था वो अपनी जगह औकात में ही था। H2O में थोड़ी इसकी औकात बढ़ गई, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वीक हुई, उसकी औकात और ज्यादा बढ़ गई। क्लियर बात। तो यहां पर हम लोग क्या बोलते जाएंगे, सबसे ज्यादा किसका आएगा? SbH3, उससे कम NH3, वेरी गुड, उससे कम ASH3, और सबसे कम, बच्चों बात क्लियर है क्या? यानी कि अमोनिया का यहां पर वीक क्यों पड़ा? हायर मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से। क्लियर बात, क्योंकि इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है? क्लियर है बात, कोई कन्फ्यूजन। अगला सवाल में यहां पर मैंने लिखा F2, मैंने लिखा Cl2, मैंने लिखा Br2, और मैंने लिखा I2। मुझे बताइए अब, क्या F2 के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? Cl2 के बीच कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Br2 में? आयोडीन में नहीं है। पक्की बात है, दोनों ही नॉन पोलर है, दोनों ही, चाहे Cl2 Br2 I2 F2 सब क्या है? नॉन पोलर। नॉन पोलर के बीच में डिस्पर्सन फोर्स, लैंडन फोर्स लगता है, वैन डर वाल फोर्स होता है, मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करेगा, और आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में होता है। आयोडीन सॉलिड होता है, ब्रोमीन में अट्रैक्शन थोड़ा और कम होता है तो लिक्विड होता है, और वो आपके दोनों गैसियस होते हैं। रीजन समझ में आया? F2Cl2 गैस में मिलते हैं, ब्रोमीन लिक्विड में मिलता है, आयोडीन सॉलिड में मिलता है। ये बात क्लियर है क्या? सबको क्लियर है बेटा? तो बच्चों सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा? आयोडीन का। तो क्या ऑर्डर ये चलेगा क्या? ये बात क्लियर है क्या? अब क्या क्लियर नहीं है या आगे बढ़ूं? बताऊं? यानी मैं वापस रिपीट करता हूं, F2 Cl2 Br2 I2, यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बेटा? एब्सेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, फिर क्या देखते हो? वैन डर वाल फोर्स। अब वैन डर वाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? आयोडीन का। किसका ज्यादा होगा? बोलो गोविंदा, यू क्यों देख रहा है? ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? आयोडीन का। किसका ज्यादा होगा? आयोडीन का। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका वैन डर वाल फोर्स ज्यादा,
और वांडरवाल फोर्स ज्यादा है तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। क्लियर बात? अट्रैक्ट जितना ज्यादा होगा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होती जाएगी, कैरेक्टर सॉलिड के आते जाएंगे। क्लियर बात? यानी ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल ये नोट करो पहले, ये वाला नोट हो गया इधर वाला क्या रही? हाँ जी, वही वांडरवाल फोर्स वही है, एसोसिएशन डिसोसिएशन ही है। जब अट्रैक्शन होता है तो एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन मतलब टूटना, अलग होना। वांडरवाल फोर्स स्ट्रांग होगा तो एसोसिएशन ज्यादा होगा, कम होगा तो एसोसिएशन कम होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो और ज्यादा एसोसिएशन होगा। बेटा ब्रांचिंग तो एल्केन एल्काइन में होते हैं, ठीक है ना। सरफेस जो ओवरऑल वैसे बोल सकते हैं सरफेस एरिया ब्रांचिंग लगभग वही है। जो एक मान लें कि एन पेंटेन है तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ब्रांचिंग हो जाएगी तो थोड़ा कम एरिया कवर। इसमें केमिकल बॉन्डिंग पूरी आएगी, केमिकल बॉन्डिंग दूंगा मैं। पीरियडिक के एक आध सवाल डाल दूंगा वैसे, ठीक है ना। 25 सवाल आएंगे तो 5 पीरियडिक के आएंगे और 20 केमिकल बॉन्डिंग आएंगे, ठीक है ना। मेरी नहीं है इस बार नहीं है, इस बार के लिए नंबर ऑफ पहले, उसके बाद यदि बराबर है तो स्ट्रेंथ, जैसे पहले नंबर भले भी को, ठीक है ना। पांच बार मैंने बोल दिया, मैं तेरे को थोड़ी बोला था, तू बोल रही है। तू भी चालू हो गया। चले नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगले सवाल, ये तो अब लिख लिया होगा, इसको तो मिटा लेने दो। नहीं रखूंगा, बिल्कुल नहीं रखूंगा, बस मैं रुकेगा नहीं। क्या कर दूं मैं, अल्लू अर्जुन हूं क्या? है देखो सवाल पर आते हैं। सवाल, मैं सवाल की बात कर रहा हूं, सवाल पर आते हैं। 6 सवाल हो गया पर बॉइलिंग पॉइंट तक के, आगे बढ़ते हैं। और तो नाइट्रोफिनॉल लिखता हूं बेटा एक में, है ना, और एक लिखता हूं मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या लिखता हूं मैं? पैरा नाइट्रोफिनॉल, है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक बात देखेंगे ढंग से, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने यहां पर लिखा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, OH N डबल बॉन्ड O, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की एक यूनिट हो गई। और ऐसी ही कोई दूसरी यूनिट देखिए, OH N डबल बॉन्ड O, ये दूसरी यूनिट हो गई बेटा। और 2 यूनिट के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, लेकिन क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि 2 यूनिट के बीच में कीसम फोर्स है? कैसा फोर्स है? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी पोलर, उधर वाला भी पोलर, और 2 पोलर के बीच में क्या होता है? कीसम फोर्स। कैसा होता है? कीसम फोर्स। यानी कि ये एक यूनिट ये रही और एक यूनिट ये है, और इन दोनों के बीच में वांडरवाल फोर्स है, यानी कि कीसम फोर्स है। क्या बोलेंगे इसको? कीसम फोर्स, ठीक है ना। अब यहां पर यदि अपन बात करें, पैरानाइट्रोफिनॉल की 2 यूनिट आए, पैरानाइट्रोफिनॉल के 2 यूनिट आए, तो आप लोग देखेंगे यहां पर ये पैरानाइट्रोफिनॉल है बेटा, OH, है ना, N डबल बॉन्ड O, ये यूनिट आपके एक यूनिट एरे और एक यूनिट है N डबल बॉन्ड O और OH। यहां पर क्या 2 यूनिट यहां पर पैरानाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ रही है, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में 2 यूनिट कनेक्ट हो रही है कीसम फोर्स से। हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कीसम फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? और अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों यूनिट को अलग अलग करने के लिए आपको यहां पर बॉयल करेंगे
तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, यहां कीसम फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है दोनों में से? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यानी कि टेम्परेचर यहां ज्यादा लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर कम होगा, वोलेटाइल नेचर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है बात? कोई कन्फ्यूजन? जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, उतना ही क्लोज पैकिंग होगी। उतना ही क्या होगी? क्या होगी? उतनी। और जितना क्लोज पैकिंग होगी उतनी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्लोज पैकिंग से देखा जाता है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई एफसीसी पैकिंग कर रहा है, कोई सीसीपी कर रहा है, कोई बीसीसी कर रहा है, समझ आ रही बात? तो वहां पर अपन बोल सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा आता है। क्लियर बात? पैकिंग क्लोज होती है, इसीलिए तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। बात समझ आ रही है क्या? कोई कन्फ्यूजन? करिए नोट। यहां पर दो बातें नोट करिए, पहले दो पार्ट बना लो 7वें नंबर सवाल में, है ना? और इसमें कुछ सवाल आते जाएंगे, ठीक है ना? हाँ जी। जो वांडरवाल फोर्स है ना, उसका ज्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? लिखा हुआ तो है। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, तो बेटा उसमें वांडरवाल फोर्स भी ज्यादा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो पहले ही अलग कर दिया ना। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे अलग है, और बाकी तीनों क्या है? अलग। तो इन तीनों में किससे देखा अपन ने? वांडरवाल फोर्स से। वांडरवाल फोर्स किससे चेक करेगी? मॉलिक्यूलर वेट से। समझ आ रही बात? और मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा किसका है? H2T का, और कम किसका है? इसका। अरे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें थोड़ी लगती है, इसमें मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाएगी क्या? फोन से जुड़ रही है हाइड्रोजन है क्या? हमें H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाएगी क्या? ये कल कॉपी पढ़ा करो घर जाके। XH कल बताया था ना, यहां पर Y, X क्या होना चाहिए? FON होना चाहिए, SP कार्बन होना चाहिए, CF3 होना चाहिए, CCl3 होना चाहिए। यहां सल्फर आएगा H2S में, तो ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? नो। सेलेनियम आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? नो। टेल्यूरियम आएगा तो नहीं। इनमें से ही आएगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर बात? तो उन सब में, उन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। उनमें केवल किससे करना है? वांडरवाल फोर्स से। और वांडरवाल फोर्स डिसाइड कौन करेगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में, मैं किसकी बात कर रहा हूं? दो मॉलिक्यूल के बीच में। दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा है? और यहां दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिपेंड करता है दो मॉलिक्यूल के एसोसिएशन पे। क्लियर बात? लिखेंगे, और बात नहीं भाई, एक एक पॉइंट लिखेंगे। बात नहीं बगैती नहीं। हाँ भाई, बात नहीं बेटा, बात नहीं। पीछे पढ़ ले, 2 लाइन पढ़ ले, 2 लाइन। आगे देखो, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यहां नोट हो गया? अभी तक नोट नहीं हुआ? इतनी देर का लिखा है वहां पे यार। ऐसे तो 11th क्लास के बच्चे भी नोट नहीं करते, तुम जितना धीरे करते हो। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। एक बात बताओ, क्या दो यूनिट के बीच में, किसके बीच में? 2 यूनिट। हमेशा जब भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आपके विस्कोसिटी वगैरह सबकी बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। किस पर डिपेंड करता है? यानी दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। और दो मॉलिक्यूल किससे कनेक्टेड है बेटा? और वहां पर H1। तो यहां पर लिखेंगे 2 यूनिट्स ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, 2 यूनिट्स ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, 2 यूनिट्स ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, 2 यूनिट्स ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल linked with Keesom force, linked with Keesom force। और इधर लिखेंगे बेटा पैरानाइट्रोफिनॉल की साइड में एक पॉइंट,
पैरानाइट्रोफिनॉल में लिखेंगे एक पॉइंट, यहां पर लिखना 2 यूनिट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, 2 यूनिट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, 2 यूनिट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल are linked with H bonding, linked with H bonding। अब बेटा एक बार बता, 2 यूनिट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स कहां पर है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बात? तो यहां पर इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्लियर बात? तो इधर लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लेस, बॉइलिंग पॉइंट लेस, एक पॉइंट लिख लेना, बॉइलिंग पॉइंट लेस, बॉइलिंग पॉइंट लेस, यहां पर लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट मोर या बॉइलिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई। इधर लिखेंगे अगला मेल्टिंग पॉइंट लेस, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट हाई, यहां पर लिखेंगे विस्कोसिटी लेस, विस्कोसिटी हाई, यहां पर लिखेंगे सरफेस टेंशन लेस, सरफेस टेंशन लेस, सरफेस टेंशन हाई। यहां पर वॉलेटाइल नेचर या वॉलेटाइलिटी लेस, वॉलेटाइलिटी मोर, और इधर लिखेंगे वॉलेटाइलिटी लेस, वॉलेटाइलिटी लेस। और यही रीजन होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वॉलेटाइल होता है, किससे? पैरा से। क्या वॉलेटाइल का उड़ना, क्या करने बोलेंगे? वॉलेटाइल नेचर मतलब आपके वेपर फॉर्म में उड़ जाना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जल्दी क्या होगा? एवेपोरेट हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपरेट या वेपर बनने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। यहां पर बोलेंगे वेपर प्रेशर लेस, वेपर सॉरी मोर, वेपर प्रेशर मोर, और इधर लिखेंगे वेपर प्रेशर लेस, वेपर प्रेशर लेस, वेपर प्रेशर लेस। चलिए हाँ जी, क्लोज किसम फोर्स के कारण, हाँ तो यहां पर भी तो हो रहा है क्लोज एसोसिएशन, वो काम तो यहां पर भी हो रहा है। अरे भाई 2 यूनिट के बीच की बात हो रही है, तेरे को उसके अंदर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल किस तरीके से एसोसिएट है? एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल का एसोसिएशन, उसके अंदर कुछ भी हो अपन को कोई मतलब, हमको मतलब है 2 मॉलिक्यूल के बीच का एसोसिएशन। 2 मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएट करने वाला फोर्स यहां वीक है और यहां कैसा बेटा? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना? इसलिए मैंने क्या बोला? 2 यूनिट्स आर लिंक विथ कीसम फोर्स और 2 यूनिट्स आर लिंक विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सवाल है, यहां पर किसी भी टाइप का कोई सवाल है डायरेक्ट आप लोग सवाल ऐड कर सकते हो। कोई कन्फ्यूजन किसी को? पक्की बात है क्या? बोलिए। अब यहां पर आगे बात करते हैं। ये तो बात हुई इसकी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। क्लियर बात? वेपर प्रेशर और वॉलेटाइल नेचर। वॉलेटाइल नेचर का मतलब जो एवापोरेट होके यानी वेपरेशन फॉर्म में इजिली बाहर चला जाए, वेपर जल्दी बना ले। वेपर जल्दी कौन बनाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और लेट से कौन बनाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यानी कि जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर है बात? कोई कन्फ्यूजन? करे नोट। यहां तक की बात कितने लोगों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई आपत्ति, परेशानी, समस्या बोल सकते हैं। है कोई डाउट? मेरे को बोलना, उसके कान के कुछ पूछा रहे हैं, और नहीं बोलना है तो फिर बोले मत। चलिए आगे देखो, आगे देखेंगे। तो बच्चों मैं यहां पर एक बात बोल रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट का जो सवाल है, बॉइलिंग पॉइंट का सवाल आपको हमेशा सबसे पहले चेक करना है कोवैलेंट कंपाउंड में किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसका ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर चेक करोगे वैन डर वाल फोर्स से, और वैन डर वाल फोर्स चेक करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। क्लियर बात? और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम आ जाए
तो ब्रांचिंग, जैसे एल्केन में करते हो, किसमें करते हो? एल्केन में। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन ब्रांचिंग नियोपेंटेन में ज्यादा है और एन पेंटेन में ब्रांचिंग नहीं है। तो एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। ये यहां तक की बात क्लियर है या नहीं है? बोलिए, कोई कन्फ्यूजन? अगला सवाल यहां पर 8 नंबर अगला सवाल है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनॉन और रेडॉन। ये है बेटा इनर्ट गैसेस। क्या ये? इनर्ट गैसेस। भाई ओजी क्यों नहीं लिया? ओजी रेडियो एक्टिव है, तो उसके बारे में अभी ज्यादा प्रॉपर्टी नॉन नहीं है। उसके बारे में जो सवाल आएगा वो उसके आपके एटॉमिक नंबर कहां पर प्लेस्ड है, कहां पर नहीं है, इस टाइप का सवाल आएगा जो पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है। हाँ भाई, यहां पर आप बताइए, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, हीलियम से रेडॉन की तरफ, साइज बढ़ रहा है, हाँ है ना? एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। ये बात क्लियर है क्या? अरे बोलो। अब एक हीलियम दूसरी हीलियम, एक नियॉन। अब देखो जब भी बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? क्लियर बात? तो यहां पर दो हीलियम के बीच का, दो नियॉन के बीच का, दो आर्गन के बीच का, दो क्रिप्टन के बीच का, दो जीनॉन के बीच का, दो रेडॉन के बीच का फोर्स बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर सब इनर्ट गैसेज है, यहां पर आपके लंडन फोर्स लगेगा या डिस्पर्सन फोर्स लगेगा। और डिस्पर्सन फोर्स एक तरीके का वॉन डेर वाल फोर्स है या नहीं है? कल बोला था आप लोगों, तीनों आपके इंक्लूड होते हैं किसमें? वॉन डेर वाल फोर्स में। एनसीईआरटी ग्रैंड बताई थी। वॉन डेर वाल फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? अब ये इनर्ट गैस है तो मॉलिक्यूलर वेट ना बोल करके एटॉमिक वेट, क्या बोलेंगे? एटॉमिक वेट। एटॉमिक फॉर्म में तो है, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। अब एटॉमिक वेट बढ़ रहा है तो वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा, और वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी। अब मेल्टिंग पॉइंट तो वही क्लोज पैकेट, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्लोज आएगा, और क्लोज आएगा, जितना क्लोज पैक होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यहां पर ये कोई मान लीजिए इनर्ट गैस ले ली जीनॉन, और ये मैंने ले लिया वाटर, और वाटर पर है बेटा डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर एक तरफ है डाइपोल और एक तरफ इनर्ट गैस, क्या डिवाई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? क्या इनके बीच में क्या लगेगा? डिवाई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? डिवाई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? डिवाई फोर्स लगेगा। अब ये वाला फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? वाटर तो सब में फिक्स होगा, या जीनॉन लिक, रेडॉन लिक, हीलियम लिक, ये तो सब में फिक्स है। अब एटॉमिक वेट किस पर डिपेंड करेगा? और एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा किसका होगा? रेडॉन का। तो क्या वाटर के साथ रेडॉन ज्यादा इंटरेक्ट करेगा या हीलियम ज्यादा इंटरेक्ट करेगा? रेडॉन। कौन ज्यादा इंटरेक्ट करेगा? तो डिवाई फोर्स ज्यादा किसका लगेगा? रेडॉन का। किसका लगेगा? तो जितना ज्यादा वॉन डेर वाल फोर्स होगा, वाटर के साथ जो ज्यादा इंटरेक्ट करेगा वो वाटर में उतना ही सॉल्युबल होगा, है ना? जो वाटर के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, क्या वाटर में वो उतना ही सॉल्युबल हो जाएगा? क्या बोलिए? तो यहां पर सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी वाटर में किसकी होगी? रेडॉन की। एक और बात आती है लिक्विफेक्शन टेंडेंसी। आप लोग पढ़ते हो गैसेस को जब हम लोग हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती है, और एक टेम्परेचर आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, उस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद में लिक्विफाई होना बंद कर देती है, हाँ है ना? अरे बोलो। ऐसा हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और उसके वहां पर यदि आप लोगों ने कभी देखा हो, सुना हो, तो एक आता है Z = PV/nRT, जिसको आप लोग बोलते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हो उसको? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हो? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें, जो जितना ज्यादा कंप्रेसिबल होगा उतना ही
गैस लिक्विफाई ज्यादा होंगी, गैस लिक्विफाई। तो यहां पर एक बात बताइए, हीलियम, अब गैस को कंप्रेस ज्यादा कब होगा? जब उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा। उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्या हीलियम हीलियम, क्या रेडॉन रेडॉन, दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रांग ज्यादा कहां पर है? रेडॉन रेडॉन में। कहां पर ज्यादा है? अरे बोलो ना, किस में ज्यादा है? रेडॉन रेडॉन में। क्यों? एटॉमिक वेट ज्यादा, वॉन डेर वाल फोर्स ज्यादा। तो अब रेडॉन रेडॉन एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्ट करेगी या हीलियम हीलियम करेगी? तो लिक्विफिकेशन टेंडेंसी वहां पर रेडॉन रेडॉन में क्या होगी? ज्यादा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यहां पर आप लोग इधर से इधर जा रहे हो, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ऑफ गैसेस, टेंडेंसी ऑफ गैसेस बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? इन सवालों में जितने भी सवाल लिखे हैं इनमें से किसी को भी कोई कंफ्यूजन है क्या? इनर्ट गैसेस में आप इनमें से कोई भी सवाल उठा के पूछ ले, बॉइलिंग पॉइंट का पूछ ले, मेल्टिंग पॉइंट का पूछ ले, ठीक है ना, आपकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछ ले, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी पूछ ले, आप लोग कर सकते हो क्या? पक्की बात है? किसी को कोई कंफ्यूजन, रत्ती भर भी चिन्ना सा भी कंफ्यूजन है किसी को? सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ जो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। एल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो रहा था, क्यों? ईथर नहीं हो रहा था क्योंकि एल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा था और ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए एल्कोहल सॉल्युबल था और ईथर। क्लियर बात? इन दोनों, इनमें बात करें तो वाटर तो सब में फिक्स है। अब यहां पर जीनोन लिख दे, यहां पर आपने तुमने हीलियम लिख दिया। तो अब बता, हीलियम और जीनोन दोनों में से एटॉमिक वेट किसका ज्यादा बेटा? जीनोन का। तो जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा उसमें वॉन डेर वाल फोर्स ज्यादा, उसमें वॉन डेर वाल फोर्स ज्यादा, और वॉन डेर वाल फोर्स ज्यादा है तो क्या वो वाटर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा क्या? यानी डिवाई फोर्स ज्यादा लगेगा क्या? जो वाटर के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा वो उतना ही सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? तो ये जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना लिक्विफाई ज्यादा होगा। हाई प्रेशर पर एक गैसियस मॉलिक्यूल दूर दूर है तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या? बहुत ज्यादा। अब उनको पास ला रहा हूं तो उनके पास कब आएंगे? जब अट्रैक्शन होगा। समझ आ रही बात? पास आएंगे, अट्रैक्शन होगा तभी तो गुल्लू गुल्लू होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो पास आएंगे, और पास आएंगे तो पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम, और पार्टिकल डिस्टेंस कम हो गई तो लिक्विफिकेशन होगा गैसेस का। ठीक है, नोट करिए। इंटर न्यूक्लियर फोर्स ही तो है वीक फोर्स, नोट करिए। तो वही तो है, वही तो वॉन डेर वाल फोर्स है। बात नहीं, क्लास से बाहर फेंक दूंगा मैं। 3 बार बोल दिया, समझ नहीं आ रहा क्या? बगैती काट रहे हो? नोट करो फटाफट। तीन बार बोल दिया, बात नहीं, बकवास किए जा रहे हो। तो जो भी सवाल आपने पे आएगा यहां पर, चाहे वॉन डेर वाल फोर्स पर आए, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर आए, तो बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का, सॉल्युबिलिटी इन वाटर का, तो वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर के साथ जो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, अब वो इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है वाटर के साथ, वो इंटरेक्शन यहां पर डिवाई फोर्स भी हो सकता है। तो यहां पर जो भी वाटर के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेगा उतना ही वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। वो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ना चाहिए पहले, और वो कौन से होना चाहिए? FON sp कार्बन CF3CCl3, वॉन डेर वाल फोर्स ही लगेगा। जब तक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp कार्बन या CF3 या CCl3 से नहीं जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चांस क्या? इसकी तरफ जरूरत नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो जितना इतना समझ ले, जो जितना ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, कंप्रेस करना मतलब पार्टिकल पास आ रहे, और पार्टिकल पास कब आएंगे? जब उनके बीच में
अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? जब वैंडरवाल फोर्स अच्छा खासा लगेगा। और वैंडरवाल फोर्स अच्छा खासा कब लगेगा? जब एटॉमिक वेट ज्यादा होगा। क्लियर है बात? ये क्लियर बात? कितने लोगों को क्लियर है सारे सवाल? कोई कंफ्यूजन? पक्की बात है? आगे बढ़ते बेटा, ये यहां पर इस टाइप के सवाल है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, ये बात लिखी मैंने बेटा आप लोगों के लिए कि भाई बॉइलिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर ये सारे सवाल है। अब मैं एक सवाल की वैरायटी चेंज कर रहा हूं और आप लोग लिखेंगे एक, जैसे मैंने पहला बोला था फिजिकल स्टेट, और दूसरा मैंने बोला था आपके बहुत सारे जो पॉइंट बोले थे एक साथ, और एक नोट लिखेंगे आप लोग। नोट लिखेंगे बेटा, एक नोट लिखेंगे, नोट। देखे बच्चों, यहां पर देखो, आपको एक सीधी और साफ बात समझा देता हूं। आपका टाइम सेव करना आपके खुद के हाथ में। जितना टाइम यहां पर खर्च करोगे उतना ही लास्ट में एक्स्ट्रा क्लासेस बढ़ती जाएंगी। सुन लेना, बहुत पते की बात बता रहा हूं। बेटर है क्लास में बखेती कम कर दो, तो उधर रिवीजन के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। इसलिए मैं 5, मेरी वजह से मैं नहीं चाहता, मैं कभी भी, आप लोगों ने देखा होगा, 2 मिनट भी खर्च नहीं करता अपनी। समझ आ रही बात? क्योंकि उधर टाइम जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही तुमको फायदा होगा। तो अपना फायदा, स्वार्थी बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ 4 महीने के लिए। समझ में आ रही बात? सेल्फिश का मतलब खुद पर ध्यान देना है बस, ठीक है ना? बकैती नहीं करनी। जितना टाइम इधर ज़्यादा खर्च करोगे, टाइमिंग तो उतना ही लगना है, टाइमिंग तो उतना ही लगना है। डिसाइड करना है कहाँ लगाना है, यहाँ ज़्यादा लगाना है कि उधर ज़्यादा लगाना है। यदि यहाँ उधर ज़्यादा लगाओगे तो, समझ में आई बात? ट्रांजिशन स्टेट से मेडिकल कॉलेज की तरफ उतना टाइम कम मिलेगा, तो समझ आ रही बात? ये ध्यान रखिए। तो अपना टाइम अपने हाथ में, सेल्फिश बन जाओ 2-4 महीने के लिए, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने ऊपर ध्यान दो बस। समझ आ रही बात? तो बढ़ जाओगे, हो जाओगे। आगे देखते हैं, अगले बात करते हैं। के नोट में लिखना बेटा KHF2। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे KHF2 एग्जिस्ट, KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 कॉमा KHBr2 and KHI2 doesn't exist, ठीक है? देखेंगे बेटा, यहां पर आते हैं और समझो तरीके से। KHF2 है बेटा, क्या है ये? KHF2, ठीक है ना? KHF2 है, ये बनाएगा बेटा K प्लस और HF2 माइनस, यानी कि ये KHF2 एग्जिस्ट ही तब करेगा तब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। आयनिक बॉन्ड बनेगा ना? कैसे बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो यानी कि KHF2 का बनना इन दोनों पर डिपेंड करता है, और इसका बनना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। इसका बनना किस पर डिपेंड करता है? यानी कि यहां पर HF2 माइनस, इसको मैं लिखूंगा F माइनस HF। बेटा इस पर क्या आएगा? डेल पॉजिटिव। हाइड्रोजन पर कैसा आ जाएगा? डेल। और इस पर क्या आएगा? डेल नेगेटिव। और आप यहां पर बात करेंगे तो F माइनस से ये अट्रैक्शन फील करेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहां पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक खेला होता है यहां पर, समझा रहा हूं, शांति से समझ लेना। एक इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग। सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग बोला जाता है। क्या मीनिंग है देखेंगे।
एक बात, ये वाला डर रहा हूं। देखिए इधर बच्चों, जब भी अपन ने H2O, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, लिखने में ध्यान बंद कर दो। जब भी अपन ने H2O की या किसी और की स्ट्रक्चर बनाई, तो अपन ने जैसे मान लीजिए H2 बनाया, तो जैसे मान लीजिए HOH, ठीक है। अब एक बात देखिए, एक तरफ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन यहां पर जुड़ रहा है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन यहां पर भी जुड़ रहा है। ये बॉन्ड लेंथ x है और ये बॉन्ड लेंथ y है। कौन सी ज्यादा होगी? x बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि यहां पर ये वाला तो क्या है? वीक है, वीक फोर्स है, हाई है ना, और यहां पर कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है। और बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा, दूरियां उतनी ही कम। यहां पर ये लेंथ क्या होगी? कम, और ये लेंथ ज्यादा। ये बात क्लियर है या नहीं है? कितने लोगों को क्लियर है बात? कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात है। यहां पर ये लेंथ y और x का कंपैरिजन करें तो कौन ज्यादा होगा? x। कौन ज्यादा है? बोल कौन नहीं रहा फिर? कौन ज्यादा है? x। कौन है? x। और y यहां पर क्या है? कम है। y की बॉन्ड लेंथ क्या है? कम, और x की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ये बात क्लियर है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग लिखते हो कि जितना बॉन्डिंग वीक होती है उतना ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, और जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है उतनी बॉन्ड लेंथ। यहां तक की बात क्लियर है? यहां पर ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ दोनों ही बराबर है, दोनों ही। सुनिएगा और गौर फरमाइएगा। नहीं, मैं बोला, मैं ही बोलूंगा, केवल मैं ही बोलूंगा। यहां पर अट्रैक्शन F माइनस, इस पर डेल पॉजिटिव है, ये इससे अट्रैक्ट कर रहा है, इसने इससे अट्रैक्शन किया तो इसको छोड़ा, मार ही डाला, इसको छोड़ा, इससे चिपका। समझ में आ रही बात? या क्या आप दोनों की बॉन्ड लेंथ सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो? एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, मतलब खेला हो गया। यानी कि आप क्या ये समझ पा रहे हो क्या? यदि अट्रैक्शन हो जाए तो अगली स्ट्रक्चर यहां पर आपके इस टाइप की बनेगी, हाँ है ना? बोलिए। ये इससे जितना ज्यादा अट्रैक्शन करता जाएगा, इससे उतना दूर चला जाएगा, F माइनस हो जाएगा। ये बॉन्ड लेंथ दोनों की बराबर आती है, इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बेटा? सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको ये बात मैंने इसलिए रेजोनेंस में पहले ही बोला था कि किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ जाए, मतलब खेला हो गया, मतलब खेला हो गया। तो यहां पर क्या सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, क्या इनकी बॉन्ड लेंथ को इक्वल बताने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बोलो बेटा। यहां पर F होता ना तो उतना काम नहीं होता। F माइनस है, F और F माइनस दोनों में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराने की, या आपके जो H प्लस है, डेल्टा H प्लस है, ये F से ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा या F माइनस से? F माइनस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा है? F माइनस के पास। जितना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है तो इसको छोड़ेगा। समझ आ रही बात? और वापस उल्टे दोबारा ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात कितने लोगों को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पक्की बात है। अब बात आती है KHCl2, बात आती है यहां पर KHX2 लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, और यहां पर मैं लिखता हूं K प्लस और HX2 माइनस, HX2 माइनस। अब मुझे एक बात समझाओ, यहां पर इसमें X माइनस और यहां पर है HX, इस पर डेल प्लस डेल माइनस। क्या यहां पर किसी भी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी? क्योंकि X बराबर क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, और ये इनसे जुड़ी हाइड्रोजन कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करती। क्लियर बात? यानी कि जब ये HX2 माइनस बनेगा ही नहीं तो इससे अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब ना KHCl2 बनेगा, ना KHBr2 एग्जिस्ट करेगा, ना KHI2 एग्जिस्ट करेगा। F माइनस इससे अट्रैक्ट होगा तो ये आयन बनेगा,
और ये आयन बनेगा तो KHF2 एग्जिस्ट करेगा। ये कहानी कितने लोगों को क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात है क्या? यानी कि यहां पर HF2 माइनस यानी इस कंपाउंड के आयन में, एनायन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये एग्जिस्ट करता है। इस कंपाउंड के एनायन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर बात? करिए नोट, नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए। तो X बराबर यहां पर मैंने एक ही साथ लिख दिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी से आप आयनिक बॉन्ड को छोड़ के कंप्लीट पढ़ सकते हो, लेकिन पहले एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन उठाना, आराम से मजा आएगा। ठीक है ना? तो एनसीईआरटी को आप लोग कवर कर लेना, केवल आयनिक बॉन्ड छोड़ देना। आयनिक बॉन्ड अभी पढ़ा देंगे तो उसके बाद उसको लेना, बात नहीं। डन? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? नहीं है तो आपके वो आयन ही नहीं बनेगा। जब तक HX2 माइनस आयन नहीं बनेगा तब तक ऊपर वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो HF2 माइनस बन रहा है, और HF2 माइनस बनेगा तो ऊपर वाला एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? यानी HF2 माइनस और HX2 माइनस के बनने पर डिपेंड कर रहा है उसका एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। क्लियर? वो आगे आएगा। बनाना बॉन्ड अलग है, वो अलग है, वो खेल अलग है। बनाना बॉन्डिंग का खेल अलग है, उस पर बात करूंगा आगे, उस पर आगे बात करूंगा। ठीक है ना? हाँ भाई, नेक्स्ट एक सवाल लिखेंगे, एसिडिक वाटर, या मेरे बाहर पूछ लेना, एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर कंटेंस, अगला सवाल, हाँ सवाल, एसिडिक वाटर कंटेंस, एसिडिक वाटर कंटेंस, पहला ऑप्शन H यहां पर बोलता हूं H5O2 प्लस, H7O3 प्लस, H9O4 प्लस, फोर्थ आएगा ऑल। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट आगे देखेंगे एसिडिक वाटर में क्या क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। सवाल ये है एसिडिक वाटर में कौन कौन सी स्पीसीज हो सकती है। एसिडिक वाटर कंटेंस, और ऑप्शन है आपके ये देखेंगे। पहला लिखा मैंने, मान लीजिए मैं यहां पर हिंट बोल रहा हूं, देखेंगे ढंग से, आंसर है ऑल। H2O प्लस H प्लस, एसिडिक वाटर मतलब H प्लस तो होगा ही होगा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, लॉन पे डोनेट किया, क्या बना दिया इसने, H3O प्लस। यदि ऑप्शन में H3O प्लस भी होता तो वो भी होता। H2O, ये H3O प्लस और ये H2O, इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगी? क्लियर बात? बोले भाई, एक H2O दूसरे H2O से अट्रैक्ट होगा ही होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी होगी। यहां पर बनेगा क्या, H5O2 प्लस, फिर ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्या लगेगा, H7O3 प्लस, ये अगले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, H9O4 प्लस। और आगे बढ़ाते जाओ और बढ़ते चले जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल ही तो है, एक से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आप जोड़ते जाओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जोड़ते जाओ। बात क्लियर है क्या? तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल। क्लियर? अब इसमें देखो H3O प्लस भी होता, ये भी होता, ये भी है, ये भी है, आगे और भी बढ़ा दोगे, H11O5 प्लस कर दोगे। बात समझ आ रही है क्या? तो आप लोग बढ़ाते जा सकते हैं। तो ये सवाल है एसिडिक वाटर कंटेंस, एसिडिक वाटर में कौन कौन सी स्पीसीज हो सकती है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बढ़ाते जाओ, स्पीसीज चेंज होती जाएगी। ठीक है? मैक्सिमम कितनी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितनी हो सकते हैं, क्या? तो क्या क्या एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा हूं मैं भाई, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना है ओनली। एसिडिक वाटर कंटेंस, एसिडिक वाटर में कौन कौन सी स्पीसीज हो सकती है। क्लियर बात? तो एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर की बतानी है, वाटर में बतानी है, समझे बात? तो वो H प्लस जो आया है वो स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती है,
एसिडिक वाटर क्या क्या रख सकता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बढ़ाता जा, स्पीसीज चेंज होती जाएगी, खत्म। स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ पूछने के लिए कम से कम 2 कंपाउंड देगा, और ये तो एक ही तो है, वाटर मॉलिक्यूल ही तो है, वाटर मॉलिक्यूल तो है, ये वाटर ही है, वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं, स्पीसीज अलग नहीं है भाई, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, वाटर 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 वाटर, हाँ है ना, जो वाटर ही तो है सारा। और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएटेड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो एसोसिएटेड है उनमें एक H प्लस एक्स्ट्रा है। समझ में आई बात? ये नेक्स्ट आगे, ये बात हुई हाइड्रोजन बॉन्ड तक की। किसकी बात हुई है? एक हेडिंग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, ऐसे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए पहली बात फिजिकल स्टेट, पहली बात लिखेंगे फिजिकल स्टेट। देखिए जनरली आप देखिए एक सवाल पर आते हैं, देखो एक बात समझो आप, कभी आपने हमेशा पहले आज से पहले रटा होगा एक कॉन्सेप्ट है, जब भी कभी आपने पॉलीमर या डाइमर बनाया होगा, गौर करना, यहां से सोचना, पॉलीमर के डाइमर कभी बनाया होगा तो वो या तो सॉलिड स्टेट में बनता है या लिक्विड स्टेट में बनता है। मानते हो इस बात को? चाहे बेरिलियम का हाइड्राइड का बना लो, चाहे BeCl2 का डाइमर बना लो, चाहे BeCl2 का पॉलीमर बना लो, AlCl3 का डाइमर बना लो, आपके B2SX बना लो, सब। लेकिन कभी गैसियस स्टेट में नहीं होता, गैसियस स्टेट में हमेशा मोनोमर होता है। क्या होता है? समझ में आ रही बात? BeCl2 गैसियस बोला गया मतलब मोनोमर है, और BeCl2 ट्वाइस बोला गया है, डाइमर बोला गया है। आपके वेपर स्टेट में बोल सकते हैं, पॉलीमर सॉलिड स्टेट में बोल सकते हैं। कहने का मतलब मैं ये बात बोल रहा हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल यदि एसोसिएटेड मॉलिक्यूल से, कैसा है, मैं यहां पर ला रहा हूं सवाल को, देखेंगे आप लोग, यहां पर देखेंगे ढंग से और समझेंगे। देखो इधर, यदि बेटा यहां पर मैंने पहले लिखा फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट में फिजिकल स्टेट एक होता है बेटा एसोसिएट मॉलिक्यूल, एक होता है सेपरेट मॉलिक्यूल। मान लीजिए सेपरेट मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेपरेट मॉलिक्यूल। तो जनरली बात है कि वो गैसियस स्टेट में ही होगा। कौन सा होगा? गैसियस स्टेट में। लेकिन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, सुनना, मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, और एसोसिएट हो रहा है मतलब पार्टिकल फोर्स आ रहा है, हाँ है ना, नजदीक आ रहा है, नजदीकियां बढ़ रही है। बात क्लियर है क्या? कैरेक्टर चेंज होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए, लिक्विड के आएंगे या फिर सॉलिड के आएंगे? क्लियर बात? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। वो हमेशा या तो सॉलिड में होते हैं या फिर कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। और यहां पर F2Cl2 एसोसिएशन कम है, गैस, Br2 एसोसिएशन ज्यादा है, लिक्विड, और I2 एसोसिएशन ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सॉलिड। और ये बात आप समझते हो, एसोसिएशन किससे हो रहा है? वैन डर वाल फोर्स से। किससे हो रहा है? एक I2 दूसरे I2 के साथ जुड़ा हुआ है, किससे? वैन डर वाल फोर्स से। और वो वैन डर वाल फोर्स इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसमें नजदीकियां सबसे ज्यादा है, पार्टिकल डिस्टेंस कम है, तो इसमें सॉलिड के कैरेक्टर है, हाँ है ना। इसीलिए आयोडीन सॉलिड होता है, इसलिए आयोडीन, और ब्रोमीन लिक्विड होता है, और ये दोनों गैसियस होते हैं। समझे? आज से पहले रटा ही होगा इनको। क्लियर बात? छापो, बात नहीं। देखिए बेटा, अब मैं जो ये पॉइंट्स बोल रहा हूं, ये सॉलिड स्टेट में भी आएंगे, एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। अब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, कोवैलेंट कंपाउंड पूरा पढ़ा है, तो उनकी प्रॉपर्टी में डिस्क्राइब कर रहा हूं। एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, कहां मिलेंगे? सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। हाँ भाई, सेकंड लिखेंगे कोवैलेंट सॉलिड।
सेकंड लिखेंगे, यहीं पर रख लें। सेकंड बोलेंगे कोवेलेंट सॉलिड। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट सॉलिड। एक होता है कोवेलेंट सॉलिड, एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड और जाओ गहराइयों पर जाओ, थोड़ा डेप्थ में उतरो। कोवेलेंट सॉलिड, सॉलिड है कोवेलेंट बॉन्ड के बनने से। समझ आ रही बात? दो यूनिट के बीच में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, तो वहां पर कोवेलेंट सॉलिड है। और दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए वान डेर वाल्स फोर्स से, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्या है वो? मॉलिक्यूलर सॉलिड। SiO4 की स्ट्रक्चर बनाई थी, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, याद करो बच्चों, आया ना? यहां पर देखो सिलिकॉन, ऑक्सीजन, 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 बगल में सिलिकॉन, गुल्लू गुल्लू हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड बना। बोलिए, कोवेलेंट बॉन्ड बना क्या? बताइए, क्या दो यूनिट आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ रही है क्या? तो कोवेलेंट सॉलिड है। क्या है बेटा वो? क्या है वो? और दो यूनिट I2 की आपस में एसोसिएटेड है वान डेर वाल्स फोर्स से, इसलिए ये कैसा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ड्राई आइस CO2, एक CO2 नॉन पोलर, एक CO2 नॉन पोलर, दोनों के बीच में वान डेर वाल्स फोर्स, सॉलिड करेक्टराइज्ड ड्यू टू वान डेर वाल्स फोर्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये बात यहां से सोच पा रहे हो क्या? तो बच्चों कोवेलेंट सॉलिड में एक लाइन लिखेंगे, such type of compounds are 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 solid solid due to presence of strong covalent bond, due to presence of strong कोवेलेंट बॉन्ड, और ब्रैकेट में लिख देना सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। याद करो, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, पॉलीमराइजेशन बढ़ता है, हाँ है ना? तो सिग्मा बॉन्ड से तो जुड़ते हैं सारे के सारे। क्लियर बात? तो यहां पर अपन ने लिखा ये सॉलिड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा? सिग्मा। बच्चों यहां पर आएंगे एग्जाम्पल, यदि आप लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल सिलिका। याद करो अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इसको अपन ने बोला सिलिका। क्या बोला था? सिलिका। याद करो अपन ने बोला था SiC सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोरेंडम। यानी कि इसको सिलिकॉन कार्बाइड बोला जाता है, नाम है इसका सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड है नाम है इसका, और ये आपके बोला जाता है इसको कार्बोरेंडम। ठीक है ना? और यहां पर ये भी बताया था, याद करना, एक कार्बन 4 सिलिकॉन से और एक सिलिकॉन 4 कार्बन से। इधर वाले बोर्ड पर बताता अलग से, याद करो, है ना? याद आ रहा है? चलिए, यहां पर V4C इसको बोला जाता है नॉर्वाइड। क्या बोला जाएगा बेटा? नॉर्वाइड। ठीक है ना? हम बोल सकते हैं डायमंड। क्या बोल सकते हैं? डायमंड। और हम बोल सकते हैं ग्रेफाइट। क्या बोल सकते हैं? ग्रेफाइट, एटसेट्रा। सारे के सारे जाइंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट सॉलिड है। सारे के सारे जाइंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट सॉलिड है। मैं यहां पर यह भी बात बोल सकता हूं कि डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड एंड SiC आर आइसोस्ट्रक्चरल। दोनों कैसे है? आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है ना? डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से, और सिलिकॉन कार्बाइड में एक कार्बन 4 सिलिकॉन से और एक सिलिकॉन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, टेट्राहेड्रली। सिलिकॉन कार्बाइड एक आर्टिफिशियल जेम है जो कटिंग ऑफ ग्लास में काम आता है। किस में काम आता है? कटिंग ऑफ ग्लास में। यहीं पर बता देता हूं, ये जो है वो एक आर्टिफिशियल जेम भी है। आर्टिफिशियल जेम NCERT का पॉइंट है। आर्टिफिशियल जेम used in cutting of glass, used in cutting of glass, used in cutting of glass, cutting of glass।
सिलिकॉन कार्बोनेट ने कार्बोरंडम, CARBORUNDUM, हाँ, नॉर्वाइड, NORVID। चलिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब यहां पर इस टाइप के जो सॉलिड है वो किसकी वजह से होंगे? वान डेर वाल फोर्स की वजह से। तो एक पॉइंट लिखेंगे, लिखिए such type of molecules, such type of molecules, such type of molecules are solid, are solid due to presence of van der Waal force, due to presence of van der Waal force। एग्जाम्पल लिख सकते हैं ये। तो ये दोनों आपके किसकी वजह से सॉलिड करेक्टर ला रहे हैं? van der Waal फोर्स। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सॉलिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ van der Waal फोर्स। नोट करिए एग्जाम्पल। दो आयोडीन आयोडीन ले लो या दो CO2 ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि van der Waal फोर्स की वजह से आपके सॉलिड करेक्टर आ रहे तो वो कैसा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। प्रॉपर्टी एक आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कोवलेंट कंपाउंड जो है वो जनरली आपके आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्योंकि आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहली बात क्या है? ये होना चाहिए कि डायरेक्शनल नेचर होना चाहिए बॉन्ड का। और आयनिक कंपाउंड में कोई डायरेक्शनल नेचर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है और अट्रैक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड से बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, और वो ओवरलैपिंग किसी ना किसी प्रेफर्ड डायरेक्शन में होती है। एरियल डिस्टेंस ज्यादा, ट्रांस, याद आ रहा है? पक्की बात है क्या? सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। बात क्लियर है क्या? बोलिए। एक तो ऐसे कैसे ही रहेगा, सिस ट्रांस। क्लियर बात? डायरेक्शनल नेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्ट ज्योमेट्री। यदि आपकी ज्योमेट्री चेंज हुई मॉलिक्यूल की तो आइसोमेरिज्म का पैटर्न नहीं चेंज हो जाएगा, आइसोमेरिज्म का पैटर्न नहीं चेंज हो जाएगा। टेट्राहेड्रल में आप यदि बात करें इन जनरल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बात ही नहीं करेंगे। यदि बात की जाएगी टेट्राहेड्रल में, एक बात करेंगे तो एक सिस्टम ऐसा होगा जो आपके प्लेनर होगा। कैसा होगा? प्लेनर। जैसे आप लोग साइक्लिक सिस्टम पढ़ते हो, 4 मेंबर रिंग में हो गया, 3 मेंबर रिंग में हो गया। समझ आ रही बात? तो इस टाइप की कोई भी आइसोमेरिज्म शो करने के लिए बॉन्ड्स का डायरेक्शनल होना जरूरी है। जब तक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होगा तब तक आपको ज्योमेट्री नहीं पता लगेगी कि टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है। समझ आ रही बात? और जब तक ज्योमेट्री नहीं पता लगेगी तब तक आइसोमेरिज्म कैसे शो करोगे? आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ज्योमेट्री डिसाइड होना जरूरी है या नहीं है? यदि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर लूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं। तो 3D में बॉन्ड किस टाइप से अरेंज्ड है उस पर डिपेंड करती है आइसोमेरिज्म, उस पर डिपेंड करती है आइसोमेरिज्म। 3D में किस टाइप से बॉन्ड अरेंज्ड है। आप बोलते हो ना यार, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन 3D, बोलते हो नहीं बोलते हो? तो अरेंजमेंट वो किससे, अरेंजमेंट किसका होगा? एटम किससे अरेंज होंगे? बॉन्ड से ही तो अरेंज होंगे। बोलिए। तो एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर, कोवलेंट कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, कोवलेंट कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, कोवलेंट कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म ड्यू टू presence of
डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर है, इसीलिए ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड में तो कभी नहीं बोलते आपकी आइसोमेरिज्म होती है, क्यों? क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन किसी प्रेफर्ड डायरेक्शन में नहीं होता, अट्रैक्शन तो यूनिफॉर्मली होता है। कैसा होता है अट्रैक्शन? कैसा होता है? यूनिफॉर्मली। बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? नेक्स्ट, अब हम लोग आगे आते हैं, अगला पॉइंट जो भी है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। देखिए जनरली कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर या इंसुलेटर बोल दें, ठीक है ना। लेकिन कुछ कंपाउंड है जो कंडक्टिविटी शो करते हैं, जस्ट लाइक ग्रेफाइट हो गया, कह रहे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया। वाटर और अमोनिया तो शो करते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से। किसकी वजह से? अब वाटर है, देखो अब मुझे एक बात बताइए, समझिए आप, कंडक्टिविटी शो करने के लिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो मेटेलिक कंडक्टेंस हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ आयंस होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो जाएगी। बोलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोल दो, आयनिक कंडक्टेंस बोल दो, बात वही है, मूवमेंट ऑफ आयंस है। अब वाटर ना तो आयन है, ना इलेक्ट्रॉन फ्री है, ना तो आयन है ना इलेक्ट्रॉन फ्री है, और कंडक्टिविटी शो कर रहा था, मतलब क्या करेगा वो? सेल्फ आयनाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और सेल्फ आयनाइज्ड का मतलब एक वाटर ने एक H+ दिया और दूसरे ने उसको लिया, तो एक वाटर ने H+ दिया तो वो तो बन गया OH-, और दूसरे ने लिया वो बन गया H3O+, और सॉल्यूशन में अब H3O+ भी है और OH- भी है, आयन बन गए। क्या बन गए? आयन। और आयंस का मूवमेंट होगा तो कंडक्टिविटी आएगी। ये बात समझ आई क्या? बोलिए, ऐसा अमोनिया भी कर सकता है क्या? एक अमोनिया ने H+ दिया और दूसरे ने, एक तो बन गया NH2- और दूसरा बन गया NH4+। बात क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन? चलिए तो एक लाइन लिखेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ब्रैकेट में लिखेंगे, इंसुलेटर लिख सकते हो, बैड कंडक्टर, ठीक है ना। बट सम कंपाउंड आर कंडक्टर, ठीक है ना। बैड कंडक्टर बोल दो, इंसुलेटर बोल दो, बात है कि अब सम कंपाउंड्स में यदि अपन बात करें तो देखो इधर, देखो बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मान लीजिए H2O, मैंने लिखा NH3, तो बेटा ये दोनों कंडक्टर है ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन। क्या बोलेंगे? कंडक्टर ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन, ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन। और सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब समझाया आपको, यानी कि अलग से आयनाइज करने के लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आया, खुद ही आयनाइज्ड हो गया, खुद ही ने H+ दे दिया, दूसरे मॉलिक्यूल ने खुद के ने ले लिया। क्लियर बात? एग्जाम्पल यहां पर एक और बात बोल सकते हैं, ग्रेफाइट इज ऑल्सो कंडक्टर, इज ऑल्सो कंडक्टर। क्लियर बात? ग्रेफाइट भी कंडक्टर है। यहां पर बोल सकते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक इलेक्ट्रॉन आपके, मैं ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपके ग्रेफाइट में कार्बन होता है sp2, कैसा होता है? और sp2 होता है तो एक p ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता रहता है? घूमता रहता है, डीलोकलाइज्ड, यानी कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर बात? यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से किससे हो रहा है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर है, ये मूवमेंट ऑफ आयन से बनेंगे। क्लियर है बात? कोई कन्फ्यूजन? नोट करिए, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखेंगे।
देखो आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है फास्ट और कोवैलेंट कंपाउंड की रिएक्शन होती है स्लो। आप जितने भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ते हो सब में स्लो और आरडीएस आता ही नहीं आता है? स्लो और आरडीएस। पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, और उसके लिए आप लोग एक्सप्लेन करते हो कोलेजन थ्योरी से। केमिकल काइनेटिक्स में आती है कोलेजन थ्योरी, और कोलेजन थ्योरी बोलती है कि पुराने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और नए बॉन्ड बनाने के लिए एक मिनिमम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर बात? और उसी के बेस पर आप लोग समझ रहे हो आप? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन यदि है, इधर जाना बेस्ट है, इधर जाना निरर्थक है। समझ में आ रही बात? समझ गए आप? दोनों बातें समझ रहे हो ना? तो लिखो कोवैलेंट कंपाउंड शो, कोवैलेंट कंपाउंड शो स्लो रिएक्शन, कोवैलेंट कंपाउंड शो स्लो रिएक्शन, कोवैलेंट कंपाउंड शो स्लो रिएक्शन because old bond break and new bond formed. Old bond break and new bond formed during reaction. ठीक है ना? ये पूरा कंसेप्ट हुआ। यहां पर 90% केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट आपका कवर हो चुका है। यहां पर थैंक यू अभी नहीं बोलना है। कोवैलेंट बॉन्ड पूरा सबसे ज्यादा स्टेप आपके लार्जर जितने ज्यादा सवाल बनते हैं, एक पढ़ा कोवैलेंट बॉन्ड, एक पढ़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक फोर्स पढ़ लिए अपन ने। अब मुझे एक पढ़ाना मेटालिक बॉन्ड और एक पढ़ाना आयनिक बॉन्ड। तो हेडिंग लिखेंगे मेटालिक बॉन्ड, कुछ बोलना ही नहीं है। मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड नहीं, मैं जिसको जाना है मैं गेट में खोल दूंगा, वो चला जाए। मैं पढ़ाऊंगा, जिसको जाना है वो आराम जा सकता है। खत्म क्या होता है? खत्म तो पिछली साल कर गया है, खत्म तो पिछली साल कर गया है। खत्म क्या होता है? संपूर्ण। समझ यार? संपूर्ण होता है। चलिए मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड समझेंगे। इधर देखिए, इधर मेटालिक बॉन्ड में यहां पर भाई मत बोलना, मेरे अभी पारा चढ़ जाएगा ना, अभी दिक्कत हो जाएगी। पारा मत चढ़ाओ मेरा, पढ़ लो बस, ठीक है ना? देखो इधर मेटालिक बॉन्ड, देखिए मेटालिक जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं? कैटायन और एनायन। कोवैलेंट बॉन्ड के क्या होते हैं? एटम्स होते हैं जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ऐसे ही मेटालिक बॉन्ड किया, मेटालिक आपके कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं क्या क्या? आपके मेटल एटम क्या होता है? और मेटल एटम में दो स्पीसीज आती है, एक कर्नेल्स और एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मेटालिक बॉन्डिंग पर सवाल खूब आता है, एनसीईआरटी खूब लिखती है, और यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग के नाम पर काट दिया जाता है बच्चे का, इसलिए बोल रहा हूँ। समझ में आ रही बात? मेटालिक बॉन्डिंग के नाम पर कट जाता है। बाहर मिलना बता दूंगा। मेटालिक मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड देखिए इधर। अब मेटालिक बॉन्ड में यदि अपन बात करें तो देखिए यहां पर एक आता है मेटालिक बॉन्ड में। यदि बात करें यहां पर कोई भी मेटल एटम, कोई भी M प्लस, M ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया प्लस प्लस, समझ लेना बेटा ढंग से। यदि ये समझ पाओगे ना तो एनसीईआरटी में आपके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक का, समझ में आ रही बात, और आपके एस ब्लॉक के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सब स्मूथ बनेगा। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपके अपने आप में एक टॉपिक है डी ब्लॉक के एनसीईआरटी में। लाइनें लिखी होती है और उन लाइनों के सवाल इस मेटालिक बॉन्डिंग से जाते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग का कोई एक्सप्लेनेशन आपके आसानी से मिलता नहीं है, सुन लेना ढंग से। M प्लस, यहाँ पर M प्लस और ये M प्लस, ठीक है? M प्लस और ये M प्लस। देखिए कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या किया कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया,
वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो सिस्टम से बाहर गया नहीं है कहीं पे, उसी सिस्टम में पड़ा हुआ है। और पड़ा हुआ है तो देखो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ पर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पर आपके मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। ये इस तरीके से यदि आप लोग देख पा रहे हैं तो समझेंगे ये जो बात है ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। क्या ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का सागर है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जो स्पीसीज देखो यहां पर जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना रहा है वो मेटल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बना रहा है, क्योंकि हमेशा आपके पास ये अप्रोच क्लियर है कि बॉन्डिंग में चाहे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो चाहे आयनिक हो, किसी भी टाइप की बॉन्डिंग हो, हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेशन में, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन में, चाहे शेयरिंग में, चाहे अनइक्वल शेयरिंग में। बात समझ में आ रही है? चलिए, और ये इसको मैं बोल रहा हूं कर्नेल्स। क्या बोल रहा हूं इसको? कर्नेल्स बोल रहा हूं, कर्नेल्स या कोर, कर्नेल्स या कोर बोला जाता है। और इन दोनों के बीच में होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन को बोला जाता है मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है इसको? यानी इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन ही मेटेलिक बॉन्ड है, वो अट्रैक्शन ही मेटेलिक बॉन्ड है। क्या ये दो मेटल है ना, इन दोनों को पास में रखने के लिए इलेक्ट्रॉन है। ये इसके चक्कर में बैठे हुए हैं यहां पे। किसके चक्कर में? इलेक्ट्रॉन के। बाकी इनके यहां रुकने का कोई मतलब? समझ आ रही बात? किसके चक्कर में टके हुए? इसके चक्कर में। आया, इसने पागल ही कर डाला इनको, इस इलेक्ट्रॉन ने इनको पागल ही कर डाला, खिसकने ही नहीं दिया इनको खिसकने ही नहीं दिया। और खिसकने नहीं दिया मतलब इनको जोड़े रखा, और इनको जोड़े रखा तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। आयरा, और इन दोनों को कांटेक्ट में रखने वाला ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इसके चक्कर में ही तो बैठे ही है, अदरवाइज इनका इनसे कोई मतलब नहीं है। ये इसके चक्कर में बैठे, ये बोल रहा है ये मैं इससे अट्रैक्ट करूंगा, ये बोल रहा है मुझे अट्रैक्शन है। समझ आ रही बात? बोलिए, पक्की बात है क्या? और इसी के चक्कर में ये गुल्लू के चक्कर में ये यहां पर पास बैठे हुए। हायरा, क्या इस इलेक्ट्रॉन सी ने इनको पागल ही कर डाला है क्या? इनको पागल ही कर दिया क्या? इनको कांटेक्ट में रखा है, इनको कांटेक्ट में रखा है। क्या वो डिस्टेंस मेटेलिक रेडियस है? क्या वो डिस्टेंस? हाँ है ना। ये जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, उतना ही मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। बेटा यहां पर यदि आप लोगों ने देखा हो तो अपन ने यहां पर पढ़ा था बेटा ये डी होती है, और अपन ने मेटेलिक रेडियस की बात की थी। तो आप लोग समझो बेटा यहां पर मेटेलिक रेडियस को अपन ने बोला था आपके d/2। क्या बोला था बेटा? d/2 ये बोला था अपन लोगों ने। एक बात समझिए, यहां पर मेटल जो होता है, मेटल कौन है? मेटल। इस मेटल के दो पार्ट थे, एक वैलेंस शेल और उसके अलावा बच्चा कुचा पूरा। एटम में न्यूक्लियस होता है, इनर सेल होती है, वैलेंस शेल होती है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? बॉन्ड बनाने में भेज दिया सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक तो हो गया वैलेंस शेल, एक पार्ट तो हो गया वैलेंस शेल, और एक पार्ट हो गया बेटा रिमेनिंग पार्ट। क्या हो गया? रिमेनिंग पार्ट। और वो जो रिमेनिंग पार्ट है, तो क्या मुझे आप ये बता दोगे क्या उस रिमेनिंग पार्ट में मेटल के कौन कौन होंगे? न्यूक्लियस होगा, हाँ है ना, और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ है ना। ये बात सबको क्लियर है क्या? यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो किसमें गए? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाने में। और ये जो बाहर है ना, इसमें आपके कौन कौन है? न्यूक्लियस और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है क्या? बोले, वैलेंस शेल के अलावा रिमेनिंग पार्ट बचेगा, उसमें उस एटम में, मेटल एटम में क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। बात क्लियर है? यहां पर नोट करिए आप लोग, फटाफट नोट करिए। नहीं मत करो भाई, मत करो,
नहीं मानूंगा मैं नहीं मानूंगा। और मैं 5 बार बोलने कोई मतलब ही नहीं, मैंने मना कर दिया तो नहीं मानूंगा मैं। अब बेटा एक मिनट बात है, बोल। चलो कोई नहीं, बात पूछ लेना, बाद में नोट कर ले, बाद में नोट कर फटाफट। बोलना नहीं अभी, पागल ही कर दूंगा अभी। पढ़ा इतना पढ़ा हुआ। और जिस दिन समझ ले कि पढ़ने में पागल हो गया, डूब गया ना, मोहब्बत करनी है तो एनसीईआरटी से कर ले तू। तेरे को यदि मोहब्बत ही करनी है तो इस साल एनसीईआरटी से कर ले, समझ गया? छील दे एनसीईआरटी को, आग लगा दे, पागल ही कर दे एनसीईआरटी को। देखिए आगे आगे देखो, जाओ आगे देखिए। नेक्स्ट ये हटा दो बेटा, ये वाला हटा दो ना, बात नहीं। अब देखेंगे तरीके से बेटा। अब यहां पर एक मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात आती है। किसकी बात आती है? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात आती है। और आगे आते हैं हम लोग मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसको हम शो करते हैं MBS, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। और यहां पर दो बात है बेटा, एक मैं बात करूं एक ग्रुप में और एक मैं आपके पीरियड में। मान लीजिए मैं इन ग्रुप बोल रहा हूं, इन ग्रुप, तो आप ढंग से समझेंगे कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम। क्लियर? जितना ज्यादा, अब सीजियम आया तो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा, लेकिन सीजियम का साइज बहुत ज्यादा है, तो सीजियम का कोर कर्नल एक दूसरे का और उनके बीच में डिस्टेंस होगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, लार्जर साइज। मान लीजिए यहां पर ये सीजियम है और ये सीजियम है। अब इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन है, यानी ये डिस्टेंस क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा होगी तो क्या रहेंगे? दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो यानी कि बॉन्डिंग कैसी होगी? वीक। कैसी हो जाएगी? वीक। मैं बोलूंगा यहां पर एग्जांपल में लिखूंगा, मैंने लिखा बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो तो मुझे बताएंगे साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा कम हो रही है। अब मेटालिक बॉन्ड जितना कम होगा, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में, लिथियम लिथियम कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इनको अलग करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और सीजियम, सीजियम को अलग करना है कम देना पड़ेगा। क्लियर बात? सीजियम सॉफ्टेस्ट मेटल होता है, याद आ रहा है? सीजियम सॉफ्टेस्ट मेटल है, अरे लिक्विड है, और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो सॉलिड से कम होता है। समझ आ रही बात? बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा? कम, क्योंकि जितना ज्यादा दूर जाएगा बॉन्डिंग वीक होगी, लूज पैकिंग होगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, क्लोज पैकिंग होगी। क्लोज पैकिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, और लूज पैकिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम आएगा। अब सीजियम सीजियम के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग कैसी है? वीक। मेटालिक बॉन्डिंग कैसी है? वीक। तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? दूर। और लिथियम लिथियम पास, लिथियम लिथियम पास। समझ आई बात? कोई कन्फ्यूजन? दूसरी बात, इन पीरियड, इन पीरियड। और यहां पर इसमें बात करें तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो डिपेंड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन participating in metallic bonding, और याद करिए अपन ने यहां पर एग्जाम्पल लिखा था क्रोमियम और मैग्नीज, कुछ याद करना। अपन ने 3d5 4s1 और यहां पर 3d5 4s2। क्लियर बात? और यहां पर
ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। यहां पर बोलेंगे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। और यहां बोलेंगे वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। नहीं सही है, मेटेलिक बॉन्डिंग, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। और यहां पर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है तो मेटेलिक रेडियस लेस होगी, मेटेलिक रेडियस लेस। और इधर बोलेंगे मेटेलिक रेडियस मोर, मेटेलिक रेडियस ज्यादा होगी। याद आया कुछ? कोई कन्फ्यूजन? अब जैसे लिथियम बेरिलियम की बात कर लूं, लिथियम में मेटेलिक बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा? एक। और बेरिलियम में दो। तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग किस में होगी? बेरिलियम में। इसलिए तो बेरिलियम हार्डेस्ट होता है। बोलिए, बेरिलियम सबसे छोटा होता है नहीं होता है? पूरे एस ब्लॉक में सबसे छोटा कौन है? बेरिलियम। याद करो, याद आया? बेरिलियम सबसे छोटा, सबसे हार्डेस्ट, सीजियम सबसे बड़ा, सॉफ्टेस्ट। आयनिक रेडियस से कोई मतलब नहीं है। आजी चलो यहां तक रख लेते हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, थैंक यू आपको भी।